अगर आप एक स्पीकर लें और उसे ऑन कर दें तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए हैं कि आखिर ये आवाज़ स्पीकर से आप तक आती कैसे है? तो चलें इस वीडियो के अंदर इसको ज़रा देखते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई स्पीकर आपके पास, जब भी आप उस स्पीकर को ऑन करते हैं तो वो स्पीकर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स में उसके अंदर ये जो पर्दे होते हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, यानी आगे पीछे। आपने ये चीज़ बड़े स्पीकर्स में देखी भी होगी। होता ये है कि आपके पास आ गई यहाँ पर ये जो आप 3 लाइन्स देख सकते हैं, ये बेसिकली एयर की लेयर्स हैं। तो हमारे पास जो हवा है वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, ये हम सबको पता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हवा में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनमें से हर एक पार्टिकल की जो एक इस डायग्राम में जो एक वर्टिकल लेयर बन रही है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर और ये नीचे जाते रहेंगे, उनको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। ये ब्लू कलर एक स्पेसिफिक लेयर है जिसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। येलो कलर वाली एक और लेयर है और ग्रीन कलर वाली एक और लेयर है। हम लोग अब एक साउंड की जर्नी को देखेंगे कि कैसे स्पीकर की वाइब्रेशंस साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास कोई भी आपने चीज़ लगाई स्पीकर पे, वो हमारे पास जो पर्दे हैं वो उस हिसाब से वाइब्रेट करेंगे, उस साउंड के हिसाब से। और हमारे पास आगे अब देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही ये वाइब्रेट करेंगे तो एक किस्म का अगर ये पर्दा था तो ये आगे की तरफ एक पुश लगाएगा, यानी कि अगर इस किस्म का हमारे पास पर्दा है और आगे ये हमारे पास कोई और लेयर है, ये हमारे पास एयर की लेयर है, तो ये पर्दा एक किस्म का इसके ऊपर एक पुश सी लगाएगा, इसको एक धक्का सा देगा। तो अब क्या होगा? तो हमारे पास ये जो अगली लेयर है एयर की, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 लेयर्स बनाई हैं, तो मिलियंस ऑफ लेयर्स होंगी। हम बस इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये जो स्पीकर ऑन होगा तो ये इसको एक धक्का से लगेगा सबसे पहली लेयर को, और वो लेयर जाकर आगे लगेगी अगली लेयर में। ये जो अगली लेयर है येलो वाली, अब ये जाकर उससे टकरा जाएगी क्योंकि उसको धक्का से लगेगा। अब क्या होगा, अगर आप देखें तो हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो ये ब्लू लेयर जाकर येलो लेयर को टकराई है तो येलो लेयर आगे मूव कर जाएगी क्योंकि उसको एक टक्कर लगी है पीछे से। और दूसरा ये कि ये जो एयर है ये इलास्टिक होती है, यानी कि ये ऐसी बात है, अगर आप एक रबर बैंड लें और उसको यहाँ पर से, अगर आप एक रबर बैंड लें और उसको आप अपनी उंगलियों के अंदर रखें या उसको हम इस तरीके से स्ट्रेच करें, तो जैसे ही जितनी देर तक आप उसे स्ट्रेच करेंगे तब तक वो तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो एयर हमारे पास एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमने एयर की लेयर को यहाँ पर पुश तो कर दिया, लेकिन अब एयर जो ब्लू लेयर है जाके येलो लेयर में तो टकरा गई, लेकिन अब उसकी जो है वो अपनी इलास्टिक फोर्स की वजह से वो ये ब्लू लेयर जो है ये टकराने के बाद वापस आ जाएगी। और जबकि येलो लेयर अब कुछ देर के लिए आगे आगे की तरफ चली जाएगी क्योंकि उसको पीछे से एक पुश सी मिली है। तो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये ब्लू लेयर जो है वो वापस आ जाएगी टकरा कर, और ब्लू लेयर येलो लेयर को आगे भेज देगी टक्कर मार कर। और ये चीज़ अब रिपीट होगी, येलो लेयर वापस आ जाएगी और इस तरीके से ग्रीन लेयर आगे टक्कर मार कर चली जाएगी, और फिर ग्रीन लेयर भी हमारे पास वापस आ जाएगी, और ये कंटिन्यू होता रहेगा जितनी हमारे पास लेयर्स होंगी। और आखिरकार ये हमारे कान तक पहुंच जाएगी, ये लेयर्स वाइब्रेट होती 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 और हमें आवाज़ सुनाई देगी। अगर हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर नोट करें, अगर हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर, हाँ, तो अगर हम लोग कुछ चीज़ों को नोट करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास इस ईयर ड्रम से यहाँ तक जो है एक आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस हुई है, यानी इस एयर में ये जो हमारे पास एयर थी इसके अंदर ये डिस्टर्बेंस हुई है, एयर डिस्टर्ब्ड, ठीक है। और इसके अंदर आप दूसरी चीज़ देखें तो हमारे पास कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी कि ये जो कंडीशन है, जब स्पीकर नहीं चला था उससे पहले भी एयर की लेयर्स ऐसे ही थी। स्पीकर चला तो थोड़ी बहुत वाइब्रेट हुई, लेकिन जैसे ही स्पीकर बंद हुआ तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सारी लेयर्स आ चुकी हैं जब कोई डिस्टर्बेंस ख़त्म हुई। तो यानी कि हमारे पास कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इस डिस्टर्बेंस से एयर डिस्प्लेस हो गई हो और आगे तक चली गई और वहीं रुक गई हो, ये वापस आ गई है। कोई हमारे पास नेट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं हुआ। दूसरा, हमारे पास एनर्जी ज़रूर ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि जब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वाइब्रेशन हुई थी लेकिन लेयर तो ये वाली हिल गई। इसका मतलब एनर्जी तो ट्रांसफ़र हुई है, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हुई, डिस्टर्बेंस हुई है। हम जानते हैं कि ये चीज़, ऐसी चीज़ को हम लोग एक वेव कहते हैं। अब हमारी वेव के ऊपर अगर वीडियो देखी है आपने तो, और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसी वेव को हम लोग एक लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टर्बेंस हुई है इसी को साउंड कहते हैं, और हमारा ईयर जो है
ईयर तक जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचती है तो ईयर के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए हैं जो कि इन डिस्टर्बेंस को आवाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये साउंड की वेव्स हैं ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हमने पहले ही पढ़ा था, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन है, यानी कि जिस तरफ वेव जा रही है, यहाँ पर वेव इस तरफ जा रही थी, और जो पार्टिकल्स के यहाँ पर मैं इसको वापस बनाता हूँ, तो हमारे पास जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, वेव जो है वो इस तरफ जा रही थी, और जो पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन है, यानी कि ये जो लेयर्स है ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, किस तरह मूव कर रहे हैं, आगे पीछे इस तरह मूव कर रहे हैं, अप डाउन नहीं मूव कर रहे हैं। तो इनकी डायरेक्शन भी उसी तरफ है, यानी कि यहाँ इधर है, यहाँ उधर है, इनकी जो एक सेम डायरेक्शन है, ये इस प्रोपोगेटिंग वेक्टर आप इसको कह सकते हैं, इसके पैरेलल है, यानी कि जो पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ऐसे नहीं है कि वो इस तरह से है कि ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, ये भी साइड साइड पे मूव कर रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास ये दोनों डायरेक्शंस एक ही सेम हो, ऐसी वेव को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो एनीवेज ये तो था कि हमारे पास साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा कि साउंड जब भी हमारे पास कोई सरफेस वाइब्रेट करेगी तो आगे हमारे पास जो भी मीडियम होगा वो एयर है या कोई भी मीडियम है, मीडियम से मुराद है कोई भी चीज़, हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड्स हो सकते हैं, हमारे पास लिक्विड्स हो सकती हैं, हमारे पास गैस हो सकती हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर मीडियम होगा तो हमारे पास जो है साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं होगा, यानी कि मसलन वैक्यूम होगा, तो हमारे पास साउंड का ट्रैवल मुमकिन नहीं है, क्योंकि साउंड तो ट्रैवल ही जो है मीडियम की लेयर्स को आगे धक्का लगा लगा के कर रहा है, तो साउंड कैसे ट्रैवल होगा। और इनफैक्ट हमारे पास सॉलिड्स के अंदर साउंड सबसे फास्ट होता है, लिक्विड्स के अंदर उससे कम और गैस के अंदर उससे कम। ये एयर गैस है। सॉलिड्स के अंदर सबसे फास्ट इसलिए है कि सॉलिड के अंदर ये जो लेयर्स हैं ये और करीब करीब हैं, तो सॉलिड के अंदर लेयर्स इस तरह से होंगी, तो और करीब करीब लेयर्स का हम मूव करना ज़्यादा आसान होता है, तो इस वजह से सॉलिड्स में सबसे तेज़ है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे ज़्यादा कम। चलिए ये तो एक बहुत ओवर सिंप्लीफाई वर्जन था। अब हम लोग थोड़ा असली वर्जन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले लेयर्स देखी हैं। अब हम लोग इन लेयर्स को पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे, यानी कि हमारे पास हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ लाइंस ली थी, अब हम इनकी जगह एक्चुअल डॉट्स लेंगे, एक्चुअल पार्टिकल्स लेंगे और देखेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पर चूँकि उनको ड्रॉ करना मुश्किल है तो मैंने एक सिमुलेशन प्रिपेयर की है, हम लोग अब उस पर चलते हैं। तो ये एक सिमुलेशन है जो कि मैंने प्रिपेयर की है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये मेरे पास एक सरफेस है, आप इसको स्पीकर का वो पर्दा समझ सकते हैं। जब ये वाइब्रेट करेगी तो आगे मेरे पास अब आप देख सकते हैं कि ये वो जो मैंने लेयर्स बनाई थी इनके अंदर ये जो ये है, ये एक लेयर मैंने वहाँ पर शो की हुई थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, इससे भी बहुत ज़्यादा होंगी, मिलियंस में होंगी। और ये एक और लेयर है, ये एक और लेयर है, ये एक और लेयर है, ये एक और लेयर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आगे लेयर्स हैं और ये एक सरफेस है जो वाइब्रेट करेगी और हम लोग देखेंगे कि होगा क्या। तो यहाँ पर मैं जैसे प्ले वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये पहली लेयर अगली में जाके लगती है, फिर वापस जाती है, और इस तरीके से हर लेयर आगे जाती जाती है। और इस तरीके से आप देखें तो एक चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। ये आगे यहाँ पर से कोई पार्टिकल, ऐसे नहीं है कि ये पार्टिकल बाद में इधर होगा, यहाँ पर ये देख के वैसे यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें तो लग रहा है कि ये जो कंप्रेस्ड लेयर है, ये जो जिस यहाँ पर पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ये आगे की तरफ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे जा रही है, और इसके हिसाब से पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, और हमें इस तरह से लग रहा है कि कुछ आगे जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप एक पार्टिकल पे गौर करें तो वो सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा है, और इस तरीके से हमारे पास ये वेव ट्रांसफ़र हो रही है साउंड की। अगर मैं इसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्क्रीनशॉट लूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और हम लोग अपने वापस जो है वो डूडल पैड पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि हम लोग इससे क्या एनालिसिस निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या है। ओके, तो अगर इधर आप देखें तो जब ये सरफेस वाइब्रेट कर रही थी तो कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी अगर मोमेंट पर हम लोग उसको रोक दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो हमें लेयर नज़र आएगी। इनिशियली जब हर चीज़ रेस्ट पर होगी तो हमारे पास सब कुछ इस तरह से होगा, यानी कि हमारे पास सब कुछ इस तरह से होगा कि ये जो बीच में आप ये जुड़ी हुई जगह देख सकते हैं और ये बीच में आप खुली जगह देख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये सब कुछ यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। जब कुछ भी मोशन नहीं होगी तो इस तरीके से यूनिफॉर्म होगा, जब मोशन होगी तो कुछ इस तरीके से होगा। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होगी जबकि बाकी चीज़ बहुत ज़्यादा खुली हुई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन किया, लेकिन यहाँ पर जब अब ये इंडिकेशन है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो इस तरीके से आप डिस्टर्बेंस देख सकते हैं एयर में, कोई चीज़ जुड़ी हुई है कोई चीज़ खुली हुई है।
तो ये हमारे पास एक साउंड की वेव है, क्योंकि अब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, साउंड वेव। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साउंड वेव कैसी नज़र आती है। तो ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके अंदर, बल्कि हर लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर, ये जो जुड़ी हुई जगह हैं मीडियम की, इनको कहा जाता है कंप्रेशंस। और ये जो खुली जगह हैं इनको कहा जाता है रेयरफैक्शंस। तो ये हमारे पास एक जो है वो साउंड की वेव होती है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में या पहले आपने अगर वेव्स को पढ़ा है तो आपने आमतौर पर इस तरह की वेव्स को विजुलाइज किया होगा। तो ये तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इनको थोड़ा विजुलाइज करना ज़्यादा आसान है, लेकिन ये हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं। हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इस लॉन्जिट्यूडनल वेव को इस ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में शो करता हूँ ताकि हम लोग समझ सकें कि ये वेव कैसे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास हिस्सा होता है सबसे ऊपर वाला, ये जो हमारे पास हिस्सा होता है सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव में कहते हैं क्रेस्ट, और इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं ट्रॉफ। और ये रिपीट करता रहता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्रेशंस हैं और रेयरफैक्शंस हैं, और ये रिपीट करते रहेंगे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। हाँ, उस केस में रिपीट करते रहेंगे जब हमारे पास जो सोर्स है वो कॉन्स्टेंटली साउंड प्रोड्यूस कर रही हो। किसी भी वक्त ये साउंड प्रोड्यूस करना रोक दें तो ये वेव आगे जाती रहेगी, लेकिन अब शुरू में हमारे पास सब कुछ यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। जब हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास ये चीज़ आती रहेगी, और ये है, इसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं वेव के अंदर। तो अगर मैं इस वेव को, लॉन्जिट्यूडनल वेव को इस में शो करने की कोशिश करूँ तो ये जो हमारे पास क्रेस्ट है ये हम लोग यूजुअली हाई प्रेशर एरिया को कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है। ट्रफ हम लोग लो प्रेशर एरिया को कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कंप्रेशन हमारे पास एक किस्म का हाई प्रेशर एरिया है, और हमारे पास रेयरफैक्शन एक किस्म का लो प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो मीन पोजीशन है, ये जो सबसे शुरू में आप देख सकते हैं वेव के, जब ये वेव शुरू होने लगी थी तो सब कुछ स्टिल है, तो वो हम ये वाली जगह कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ना जुड़ी हुई है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म में है पहली लेयर, और यहाँ पर से हमारे पास कंप्रेशन है पहली, यानी कि पहली क्रेस्ट है इस तरीके से, फिर हमारे पास ट्रफ है, फिर हमारे पास क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। इस किस्म की हम लोग इसको शो कर सकते हैं। एक्चुअली में वेव ऐसी नहीं है, ये ऐसी वेव तो और चीज़ों की होती हैं। ये जो है ये हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है। मैंने बस आपको थोड़ा विजुलाइज करने के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अगर हम लोगों ने निकालनी है वेव लेंथ, तो पहले हम इसकी वेव लेंथ निकालते हैं क्रेस्ट क्रेस्ट के दरमियान, क्रेस्ट के दरमियान हम लोग निकालते हैं हमारी वेव लेंथ। यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन और कंप्रेशंस के दरमियान, यहाँ हम लोग निकालते हैं ट्रफ्स और ट्रफ्स के दरमियान। यहाँ पर हम लोग ट्रफ्स और ट्रफ्स के दरमियान निकालेंगे हमारी वेवलेंथ। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती हैं, साउंड की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमारे पास वेव्स की फ्रीक्वेंसी ये होती थी कि हमारे पास कितनी, ये जो एक साइकिल है पूरी वेव की, कितनी साइकिल्स एक सेकंड में जा रही हैं। हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी थी مثلا 1 हर्ट्ज, जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब है 1 हर्ट्ज का सिंपल में मतलब है 1 साइकिल्स पर सेकंड, 1 साइकिल्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 हर्ट्स है, तो इसका बस मतलब ये है 2 साइकिल्स पर सेकंड। एक ये पूरी साइकिल है, 2 साइकिल्स पर सेकंड। ये बल्कि मैंने थोड़ी साइकिल गलत बना दी, ये पूरी साइकिल है। यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ तक ये वापस चला जाएगा। एक क्रस्ट आया, एक ट्रफ आया, तो ये हमारे पास एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो 2 साइकिल्स पर सेकंड। इधर अगर आपने साइकिल बनानी है तो मैं इसके ऊपर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी भी हो समझने में। तो हमारे पास साइकिल कुछ इस तरह की नज़र आएगी कि हमारे पास ये जो एक पहले ये साइकिल थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू हुआ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, और फिर जहाँ पर ये एंड हो रहा है वो हमारे पास एक साइकिल है। इस तरीके से आप लोग साउंड की भी फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन ईयर है, जो हमारा कान है, वो स्पेसिफिक साउंड की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। हमारा कान 40 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज तक साउंड सुन सकता है। इसके दरमियान जितना भी साउंड की फ्रीक्वेंसीज ये होंगी, यानी कि जितने साउंड में 40 साइकिल्स पर सेकंड होंगी और अप टू 40,000 साइकिल्स पर सेकंड, इतनी रेंज जो है 50, 60 सारी ये रेंज जो है,
ये ऑडिबल टू ह्यूमन हीयर है, ऑडिबल टू ह्यूमन हीयर, ऑडिबल टू ह्यूमन हीयर, सिर्फ इंसान के ईयर नहीं, ईयर ईयर, सिर्फ इंसान के कान के लिए, एनिमल्स के कानों के लिए ये रेंज डिफरेंट होती है। तो इंसान के लिए ये रेंज है। तो हमारे पास जो भी साउंड 40 हर्ट्ज से नीचे होता है हम लोग उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, जो कि 40 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसको हम लोग नहीं सुन सकते। फिर हमारे पास होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ये हमारे पास 40 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। ये जो भी ये साउंड प्रोड्यूस होंगे ये होंगे ज़रूर, हम नहीं सुन पाएंगे। अक्सर एनिमल्स इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। तो अक्सर हमारे पास जो एनिमल्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो इंफ्रासाउंड में कर रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं चल रहा होता। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। एक बिगिनर वीडियो है साउंड के अंदर, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, साउंड को ज़रूरी है एक मीडियम का होना, और साउंड कैसे लॉन्जिट्यूडनल वेव है हमने इसमें पढ़ा था, हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में इसमें पढ़ा, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन हमने पढ़ी, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में हमने एक हल्का सा इंसाइट लिया।